जय हिंद। हम लोग अभी 9th क्लास का ज्योग्राफी कर रहे हैं। आज चैप्टर 6 है। चलिए इसको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का है गांव का प्रशासन। ठीक है। मिलाली और हाँ, मिलाली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। यहाँ से है नहीं, चैप्टर शुरू नीचे से है। ये फिगर है जो कि दो व्यक्ति बात कर रहे हैं। गांव में झगड़ा। ठीक है। गांव के झगड़ा से ही ये ग्रामीण परिवेश शुरू हो रहा है। ठीक है। मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतिहर ज़मीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी सी मेर से अलग होती है। ठीक है। जिसको डरेर भी बोला जाता है गांव में। एक सुबह मोहन ने देखा कि लघु ने मेर को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ ज़मीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। अर्थात जो डरेर है उसको तोड़ करके मतलब थोड़ा सा और आगे कर लिया। ठीक है। मोहन को बहुत गुस्सा आया मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत ज़मीन थी और इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर के पास पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई जो कि यहाँ ये फिगर में दिखाया गया हुआ है। रघु ने तो मानने से इनकार कर दिया कि उसने मेर को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने जो गांव के डाकघर में काम करता था सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने में जाकर रपट लिखवानी चाहिए, जबकि कुछ लोग उसके खिलाफ थे। उनको लगा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। पुलिस थाने का क्षेत्र अब देखते हैं। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चले। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गांव इसी थाने के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। यहाँ पे पॉइंट दिया गया हुआ है कि हर पुलिस थाने का एक कार्यक्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थाने की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों की घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए एक फिगर दिखाया गया हुआ कि रपट लिखवाते हुए थानेदार के पास। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ पॉइंट दिया गया हुआ कि अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो तो थाने में रपट लिखवा जाने के लिए। पुलिस थाने में होने वाली काम। जब सब लोग पुलिस थाने पहुँचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसने पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि
उसके पास छोटी छोटी शिकायतें की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही थी। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उसकी आंखों के सामने पीटा गया है। अगर वे उसे न बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोट आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुँचेगा। आगे देखते हैं। राजस्व विभाग का काम। अपने पढ़ा कि मोहन और रोहू के खेत में मेयर को लेकर ज़बरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्ण सुलझा लेते? क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी ज़मीन है? चलिए पता करते हैं कि ऐसा कैसे किया जाता है। ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। ठीक है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखापाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनों को कहते हैं। हम यहाँ ज़मीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गाँवों के लिए जिम्मेदारी होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों के ज़मीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। ठीक है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं। इसे जरीब कहते हैं। ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नापकर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे में मेल खाता है कि नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता कि मेयर खिसका कर खेत की ज़मीन बदली गई है। ठीक है। अच्छा, आगे है कि पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगाने वाली फसलों के बारे में भी जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है। देखिए यहाँ पे एक खसरा नंबर 5 करके दिखाया गया हुआ है कि यहाँ जो पटवारी के द्वारा कुछ जो मतलब एक डाटा तैयार किया जाता है उसी के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया होगा कि इस डाटा को देख करके फिर से यहाँ पे देख लीजिए, एक मैप दिया गया हुआ है ये वाला। मतलब इसको देख करके इस क्वेश्चंस का अपना जवाब दे सकते हैं सबका। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट करके दिया गया हुआ कि किसान अपने अक्सर नक्शे के रिकॉर्ड ज़रूरत पड़ती है। यानी किसानों को जो नक्शे की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है। हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते हैं। हालांकि अभी बिहार सरकार भी इस पे एक कदम उठाए हुए है कि हर एक परिवार को और उसके इन नक्शा के साथ साथ उसके संपत्ति का जो ब्यौरा होगा वो सबको ऑनलाइन किया जाएगा और नक्शे को उसके घर तक पहुंचाया जाएगा। लोगों को इसको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं ताकि वे आसानी से लोगों को
उपलब्ध हो सके और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहे। आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड का ज़रूरत कब पड़ती होगी? यानी जब मतलब ज़मीन के विवाद हो या फिर कुछ भी चेक करना हो तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया हुआ भी कि एक किसान दूसरे किसान से ज़मीन खरीदना चाहता है तब ज़रूरत पड़ती है। एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहते हैं उस समय भी। तो इस तरह से 4-5 पॉइंट करके दिया गया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं या कोई कहीं कुआं खोद लेता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्यों जिलों में बटे हुए हैं। ज़मीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। सबके ऊपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाए और राजस्व विभिन्न तरह के इकट्ठा होता रहे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी प्रदान करते हैं। अर्थात यहाँ पर सीओ के बारे में चर्चा किया जा रहा है, जिसको बीपीएससी के द्वारा जो सिलेक्शन किया जाता है उसमें आरओ का जो पोस्ट होता है वही है तहसीलदार। ठीक है, तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। एक नया कानून हिंदू अधिनियम धारा 2005 के बारे में चर्चा किया गया, उसको भी देख लेते हैं। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं कि जिनके पास ज़मीन है तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर मानी जाती है। उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार के ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। ठीक है, पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया है। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवार में बेटियों और उनकी मां को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। ठीक है, यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में माँ का हाथ बटाते आती है। उसकी माँ ने पटवारी से कहा कि ज़मीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे एक अधिक करके दिया गया हुआ कि रिफ्लेक्शन ऑन माई फैमिली, अंजलि मॉन्टेरियल टीन्स मुंबई। यहाँ एक बिटिया की चाह के बारे में बताया गया हुआ कि विरासत में मिला यह घर पापा को अपने पिता से, यही घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से। पर मैं और मेरी माँ, हमारा क्या? बता दिया गया है मुझे पिता के घर में हिस्से की बात और औरतें नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना। नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। ठीक है, सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इस
निश्चिंतता में जी रही है कि ज़रूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से का ज़मीन से काम चला सकती है। ठीक है। यहाँ एक सर्वेक्षण के बारे में दिखाया गया हुआ है। ठीक है, इसको देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ एक मैप में या एक डाटा तैयार करके बताया गया हुआ कि क्या सुधार के लिए ज़मीन दिए जा सकते हैं, अच्छा चावल ये वगैरह, इसको देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।